Hello aspirants, welcome to revision module of Environment and Ecology of Prelims Revision Series 2025. इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देख लिया था अबाउट द PYQs एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो किन सोर्सेज से ड्राइव किए गए हैं। ओके, तो चलिए ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम डाउन टू अर्थ एंड द टॉपिक इज अबाउट ए बैक्टीरिया दैट कैन ईट मीथेन। सो द क्वेश्चन इज, क्या ये बैक्टीरिया हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है, एज यू नो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा पोटेंट मीथेन है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो ओवरऑल जब हम लोग पेरिस क्लाइमेट की बात करते हैं 1.5 डिग्री से रिड्यूस करने की, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करना, राइट। तो यहाँ पर क्या ये बैक्टीरिया हमारी मदद कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट बैक्टीरिया इस तरह का जो डिस्कवर हुआ है, पहले भी डिस्कवर हुए हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें चाहिए बहुत ही हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन सोर्स, जहां से बहुत हैवी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है वहां पे वो वर्क करते हैं। बट जनरली जैसे हमारे वेटलैंड्स हैं, लैंडफिल्स होते हैं, उसके अलावा लाइव स्टॉक सेक्टर है हमारा, या फिर राइस कल्टीवेशन जब हम करते हैं पैडी वाटर लॉगिंग कंडीशन में, तो इन सब से जो रिड्यूस होता है वो उतना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में नहीं होता है। इट इज हार्डली 500 टू 1000 ppm। तो हमें ऐसा बैक्टीरिया की जरूरत थी जो लो कंसंट्रेशन में भी काम कर सके, और ऐसा ही एक बैक्टीरिया मिला रिसर्चर्स को विच दे नेम्ड एज मिथाइलोट्यूबिन माइक्रोबियम 5GV1C। Okay. This can help reduce methane emission from places like landfills and oil wells. बैकग्राउंड की जब बात करें तो हाँ, देयर हैज बीन अ रैपिड इंक्रीज इन मीथेन एमिशन इन एटमॉस्फेयर एंड दिस क्रिएट ए ग्रेट अर्जेंसी टू डेवलप एंड डिप्लॉय टेक्नोलॉजीज फॉर मीथेन मिटिगेशन। जब हम लोग बात करते हैं एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन की, तो मीथेन के साथ अडेप्ट करना इतना आसान नहीं है, बट उसको मिटिगेट करना ज्यादा आसान है विद ऑल दीज बैक्टीरियाज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी अगर कोई अप्रोच है तो वो है टू यूज दिस बैक्टीरिया, जो आता है मिथेनोट्रॉप्स की कैटेगरी में। ठीक है, उसी का एक कैटेगरी है जो यहाँ पर रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है, क्योंकि इन बैक्टीरिया के लिए मीथेन इज देयर कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिथेनोट्रॉप्स मीथेन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। दैट मीन्स इस बायोमास को हम लोग फर्दर भी यूज कर सकते हैं फॉर अदर एनर्जी प्रोडक्शन, एंड एट द सेम टाइम ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि एटलीस्ट ग्लोबल वार्मिंग के पोटेंशियल में तो मीथेन से बेटर है। ओके, तो एक तो हमें ये बायोमास के फॉर्म में एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी दे रहा है, एंड साथ में एक और बेनिफिट दे रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर से मीथेन को रिमूव कर रहा है। बट अभी तक जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है कि ये मिथेनोट्रॉप्स, दीज मिथेनोट्रॉप्स ये वहीं पे वर्क करते हैं जहां पर मीथेन का कंसंट्रेशन एटलीस्ट 5000 टू 10,000 ppm रहा हो। लेकिन मोस्टली जो हमारी की एमिशन साइट्स हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा इस एमिशन का कंसंट्रेशन होता है 500 ppm। सो रिसर्चर्स ने काफी सारे मिथेनोट्रॉप्स को स्क्रीन किया और ये देखने के लिए क्या कोई ऐसा मिथेनोट्रॉप हमें मिल सकता है जो लो मीथेन कंसंट्रेशन पर भी वर्क कर जाए, और उन्हें इस तरह का मिथेनोट्रॉप मिला जिसको उन्होंने नाम दिया मिथाइलोट्यूबिमाइक्रोबियम प्रिटेंस 5GB1C। ओके, दिस परफॉर्म बेस्ट एट 500 ppm। तो ये आपकी न्यूज थी, इसमें आपको तरह तरह के पॉइंट्स दिए जा सकते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन पे वर्क करता है, इट कैन कन्वर्ट द मीथेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। ऑलराइट, देन इस माइक्रोबैक्टीरियम के बारे में जान लेते हैं। इट ग्रो एट लो मीथेन कंसंट्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 1000 ppm, और इसीलिए ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बनता है हमारी मीथेन रिमूवल टेक्नोलॉजी के लिए। मीथेन के बारे में हम जानते हैं मीथेन इज ओवर 85 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन लाइफ टाइम जो है मीथेन का वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। बट दिस मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 30% ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर इस बैक्टीरिया को हम लोग हाई स्केल पर यूज कर पाते हैं तो ये प्रिवेंट करेगा मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मीथेन फ्रॉम एंटरिंग अ एटमॉस्फेयर। और अगर हमने इसको ठीक से यूज किया तो ये हमारा जो क्लाइमेट का वार्मिंग टेम्परेचर है उसको एटलीस्ट 0.2 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस कर सकता है बाय 2050। अब ये प्रीलिम्स में आएगा वो एक बात है, लेकिन यही सेम चीज है जब आप अपने आंसर मेंस में लिखते हो तो आपका आंसर बहुत ही एनरिच दिखता है। ओके, और क्योंकि ये ऐसे सोर्सेज हैं डाउन टू अर्थ वगैरह जिनको ज्यादा नहीं, मतलब टाइम नहीं होता है एक स्टूडेंट के पास इतना सब कुछ फॉलो करने का। ओके, अभी हम इससे रिलेटेड मीथेन से रिलेटेड 3 साल में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सबकी बात करेंगे। मीथेन की बात करते हैं पहले। इट इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, जिसे आपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, CH4। इट इज ऑल्सो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस।
जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। इट इज ऑल्सो लाइटर देन एयर, और जब ये बर्न होता है तो इट बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, ओके, इन कंप्लीट कंबशन। कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल फॉर ग्लोबल वार्मिंग मीथेन का ज्यादा है, लेकिन लाइफ टाइम जो है उसका काफी कम है, हार्डली 20 साल। इट हैज जस्ट 20 ईयर वार्मिंग पोटेंशियल, बट द पोटेंशियल ऑलमोस्ट 84 टाइम्स। देखिए, जब हम 84 टाइम्स बोल रहे हैं, यानी कि जितनी हीट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है उससे 84 टाइम्स ज्यादा ये ट्रैप करता है, इसलिए इसको हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट लिव्ड है, बट पोटेंशियल वाइज काफी हाई है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग में करीब 30% जो राइज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में, वो उसकी वजह है मीथेन एमिशन। तो अगर हम इसको भी रिड्यूस करते हैं तो हम अपने जो टेम्परेचर वार्म हो रहा है उसको बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, एंड अपना जो पेरिस क्लाइमेट का टारगेट है 1.5 डिग्री उसको अचीव करने में ये बैक्टीरिया हमारी काफी हेल्प कर सकता है। और मीथेन का एक सबसे डेडली जो इंसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये है कि दैट मीथेन कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, एंड ग्राउंड लेवल ओजोन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर वो रेस्पिरेटरी डिजीज एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें शुरू होती है। ओके, इसलिए मीथेन को टैकल करना बहुत जरूरी है। अगर मेजर सोर्सेज की बात करें हम यहाँ पर, तो दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज भी होंगे जैसे वेटलैंड्स, एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज भी होंगे जैसे कि हमारी लैंडफिल साइट्स हो गई हैं, हमारा पैडी कल्टीवेशन हो गया, फिर नेचुरल में एक और लाइफ स्टॉक सेक्टर हो जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो बोथ नेचुरल एज वेल एज human made are the significant sources of methane emission due to anaerobic decomposition of organic matter। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात करें तो हमारी पैडी फील्ड से रिलीज होता है, हम लोग फ्लडेड राइस कल्टीवेशन जहां पर यूज करते हैं। दूसरा, एक्सक्रीटा फ्रॉम कैटल एंड अदर लाइव स्टॉक, ये भी, इसमें भी एंट्रिक फर्मेंटेशन होता है और अल्टीमेटली मीथेन प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। और मत भूलिए कि इंडिया हैज अ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स। कंबशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, लैंडफिल से, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से होता है, वुड एग्रीकल्चर रेसिड्यू में जो हम लोग बायोमास बर्निंग करते हैं उससे भी होता है। ओके, एंड देन फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, ये सब मीथेन प्रोडक्शन कर रही है हमारे, ठीक। तो सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज सोर्स अगर प्रेजेंट में ना पूछेंगे तो मेंस में तो आपको लिखना होते ही है। चलिए अब हम आते हैं जो ग्लोबल लेवल पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ग्लोबल मीथेन प्लेज का। This was launched at UNFCCC COP26 in November 2021, and this was led by US and EU. So अगर स्टेटमेंट मिलता है it was led by India, so no, it was led by US and EU। और इसके साथ साथ 111 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये जो 111 कंट्रीज हैं they are actually responsible for 45% of ह्यूमन कॉस्ट मीथेन। यानी कि अभी भी काफी ऐसी कंट्रीज इससे बाहर हैं जिनको इसका पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ 45% ऑफ ह्यूमन कॉस्ट मीथेन को टैकल कर पाएगा। एम क्या है? टू अचीव 30% रिडक्शन इन ग्लोबल मीथेन एमिशन फ्रॉम 2020 लेवल्स बाय 2030, एंड इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। उसके अपने अपने रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट इज दैट इंडिया कंटेंट्स दैट प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज इज कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप पहले कार्बन डाइऑक्साइड को टैकल कीजिए, आप मीथेन को क्यों टैकल कर रहे हैं? ये फर्स्ट इशू था इंडिया का। सेकंड वाज इट्स शिफ्ट फोकस to methane reduction, which has a actually shorter lifespan of just 12 years, thus altering the burden of carbon dioxide reduction. Third is methane emission in India primarily stem from agriculture activities, that is enteric fermentation, paddy cultivation। तो ये हमारे small, marginal and medium जो farmers हैं उनको ज्यादा impact करेगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, इसलिए इंडिया ने कहा कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहे हैं उनको टैकल कीजिए, मीथेन की बात बाद में कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स एंगेज हैं उन पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि हमारे हम लोग क्या करते हैं, जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसको एक तरीके का ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है हमारे फार्मर्स के लिए। कई फार्मर्स हैं छोटे छोटे 2 एकड़ 3 एकड़ वाले, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रह सकते, उनके लिए लाइव स्टॉक एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है। Also, given India's significant role in rice producer and exporter, this pledge could affect trade and economic prospect as well। उसके अलावा इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, तो ये इन सब पे इंपैक्ट करेगा अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने इसको ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया ने डोमेस्टिक लेवल पर क्या मेजर्स लिए मीथेन को टैकल करने के लिए, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है हरित धारा। ये बनाया था आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इट डेवलप्ड एन एंटी मिथेनोजिक
feed supplement, that is Haridwara, which will cut down cattle methane emission by 17 to 20% and result in higher milk production. ये एक फीड एंड फॉडर था, कैटल्स के लिए बनाया गया, ताकि अगर ये खिलाया जाएगा जानवरों को तो एटलीस्ट जो मीथेन एमिशन उनके थ्रू रिलीज हो रहे हैं काउ डंग से, वो रिड्यूस हो जाएंगे बाय 17 to 20%, एंड साथ में इस फीड से इनका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ऐसा क्लेम करता है एटलीस्ट आईसीएआर। दूसरा एक और इनिशिएटिव चल रहा है, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ये एक्चुअली पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का मिलके है, साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फोकस ऑन रिड्यूसिंग द बैरियर्स to recovery and use of methane as a clean energy source। यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज को टू डिप्लॉय मीथेन टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड that enable partner countries to launch methane recovery and use projects। इस केस में इंडिया इज अ पार्टनर कंट्री, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ग्लोबल मीथेन प्लेज में हमने ज्वाइन नहीं किया है, इट वाज लेड बाय यूएस एंड ईयू, लेकिन ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव में जहां पर आपको टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है कि आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय कर सकें जो मीथेन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो इंडिया इज पार्टनर इन दिस इनिशिएटिव। ओके, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। मैं ये सारी चीजें आपको एक जगह इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 2-3 साल तक ये बिखरी बिखरी आई है जगह जगह। अगर हम ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आएगा वो इन सबसे मिक्स होके आएगा, तो वहां पे वो ग्लोबल मीथेन प्लेज एंड ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, फिर इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये इसलिए हम लोग एक टॉपिक को एक जगह पर अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसमें अगर फर्दर डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ा दूर है आपका, तो फिर वो हम एड ऑन करते रहेंगे और आप अपनी तरफ से भी एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। Now, this was launched at 27th Conference of Parties, that is COP27 of UNFCCC at Sharm el Sheikh, Egypt। Okay, जो पिछला वाला लॉन्च हुआ था वो हुआ था COP26 पे। ठीक है, अगेन ये चीजें कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में और पूछता भी है यूपीएससी, कि यूपीएससी इसी तरह की चीजों से कंफ्यूज करता है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कौन सा कब लॉन्च हुआ। ग्लोबल मीथेन प्लेज, इट वाज लॉन्च इन 2020, COP26 in 2021। Okay, and this Mars initiative was launched in COP27 in Sharm el Sheikh, Egypt। ठीक है, तो ये पॉइंट्स एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए एंड अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी ऐप पे, आप वहां से इसको अपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखिए, इतने छोटे बनाना ये सोचकर कि आप लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज कर सको। अगर ये आप 30-30 पेज की पीडीएफ रिवाइज करने का सोच रहे हो बाद में हाईलाइट करके, वो नहीं हो पाएगा। कि अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लो, मीथेन का एक पेज में पूरा टॉपिक, जितने भी इनिशिएटिव जो भी हुआ है, जस्ट 1 पेज के नोट्स होंगे, इजिली रिवाइज हो जाएंगे लास्ट में। ओके, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो सेटअप एज पार्ट ऑफ यूएनईपी IMEO strategy to get the policy relevant data into the right hands for emission strategy। Okay, ये फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ग्लोबल सिस्टम होगा जो कनेक्ट करेगा मीथेन डिटेक्शन को टू नोटिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली, कि कौन से अर्थ के कौन सी जगह से कितना मीथेन एमिशन हो रहा है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करेगा। यहाँ पर इसको लॉन्च किया 2 लोगों ने मिलकर, यूएनईपी एंड IMEO, और लॉन्च किया गया था COP27 की मीटिंग के दौरान। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। मीथेन के बारे में बात हो गई। सेकंड इज, ये भी डाउन टू अर्थ से ही लिया गया है, एंड 7th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड रेटिफाई किया है। यहाँ पर उसके रिगार्डिंग एक न्यूज थी, तो इस फंड के बारे में पूरा जानेंगे। First is Global Biodiversity Framework Fund. It was finally ratified and launched at 7th Assembly of Global Environment Facility in Vancouver, Canada। Global Biodiversity Framework Fund ये सपोर्ट करेगा ग्लोबल एफर्ट्स को टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030, और ये गोल एग्री किया था करीब 196 कंट्रीज ने वे बैक एट COP15। इसको होस्ट करेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अभी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है और ये सब कब लॉन्च हुआ था। यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट देंगे, गवर्नमेंट्स भी दे सकती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, प्राइवेट सेक्टर भी फंड दे सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें 20% जो फंड होगा इसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड में, इट विल बी एलोकेटेड टू इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज। और ये फर्स्ट टाइम है जब किसी भी ग्लोबल फ्रेमवर्क में इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए सेपरेटली फंड के प्रोविजंस किए गए हैं। राइट, बाकी बातें हैं। 36% ऑफ फंड रिसोर्सेज आर एम टू सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, स्मॉल आइलैंड स्टेट। जैसे भी तुवालू का हमने न्यूज़पेपर में देखा था, तुवालू वो ऑलमोस्ट खत्म होने पर है पूरा।
ठीक है, और 3% फंड दिया जाएगा लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, जस्ट लाइक बांग्लादेश। 25% of the fund will be delivered through selected international financial institutions to increase resources through private sector involvement and ensure policies are streamlined. And remember, this is the first time there would be funds channeled to non-state actors like indigenous communities. ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के बारे में जान लेते हैं, जिसके अंदर में ये सब हुआ है। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1991, यानी कि जो रियो समिट हुआ था 92 में, उससे पहले ही स्टैब्लिश कर दिया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन विद यूएनडीपी एंड यूएनईपी। ये प्रोवाइड करेगा फंडिंग टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड बैंक सर्व करेगा एज अ ट्रस्टी ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी बन जाता है, चाहे वो लॉस एंड डैमेज फंड हो या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इनको मैनेज करने के लिए बहुत ही हैवी फी चार्ज करता है। यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में जो फंड्स हैं, इट इज अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन जस्ट लाइक इंडिया चाइना टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स। नाउ रिमेंबर, ये जो फंड है ये 5 इंटरनेशनल जो 5 इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं उनको फंड देता है। एंड रिमेंबर ऑल दीज 5, 3 तो वही हो जाएंगे जो जो रियो समिट से निकल के आए थे 1992 में, दैट इज सीबीडी, यूएनएफसीसी एंड सीसीडी। ये 3 वहीं से निकले थे। ठीक है, रियो समिट जो हुआ था आपका 92 में, वहां से ये 3 ऑर्गेनाइजेशन निकले थे, क्लाइमेट चेंज के लिए, एक बायोडाइवर्सिटी के लिए और तीसरा डेजर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो 3 तो ये इजिली आपको याद रह जाएंगे। उसके बाद आया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन, दैट इज पॉप्स, इसको भी फंडिंग देता है, एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। सो 5 कन्वेंशन हैं जिनको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सर्व करता है। अब इसी से मिलता जुलता एक और फंड है, दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, आई नो एनवायरनमेंट में ये चीजें इतनी ज्यादा आती हैं कि कंफ्यूज कर देती हैं, बट इजिली याद रखिए, क्योंकि सारी चीजें शुरुआत हुई ग्लोबल लेवल पे वो रियो समिट 1992 से हुई है। उसके पहले भी हुए हैं समिट, 72 में भी हुए थे स्टॉकहोम समिट, इंदिरा जी ने अटेंड भी किया था, वो अलग चीज है। ठीक है, 1992 से इसकी शुरुआत हुई, तो इसके पहले ही आपका ये फंड स्टैब्लिश कर दिया गया था ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के लिए। ठीक है, और ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, यानी कि हर चीज का ध्यान रखेगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी रखेगा, क्लाइमेट चेंज का भी रखेगा, डेजर्टिफिकेशन, मर्क्यूरी, पॉप्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो यहां पर ये स्टैब्लिश किया गया अंडर द यूएनएफसीसी। द पार्टीज टू यूएनएफसीसी एग्रीड इन 2010 टू एस्टैब्लिश ए ग्रीन क्लाइमेट फंड, और ये बहुत लेट स्टैब्लिश किया गया है 2010 में। ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है टू प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड अदर एक्टिविटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर है इंचियोन, साउथ कोरिया में, एंड अगेन वर्ल्ड बैंक वाज इनवाइटेड टू सर्व एज इंटरिम ट्रस्टी। ये बनाया गया था एक्चुअली कि ये जो कमिट किया था डेवलप कंट्रीज ने $100 बिलियन का फंड रेज करने का, उसके लिए बनाया गया था। बट अब बाद में ये सब क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह सब एक्सपायर हो गया, पेरिस क्लाइमेट डील आ गई, सब चेंज हो गया। ठीक है, तो ये उतना काम का नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड में। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। इस यूएनएफ सीसी के फंडिंग मैकेनिज्म को जरा देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल मैकेनिज्म, एक है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो हमने ऊपर देखा, इसके अलावा अडेप्टेशन फंड भी बनाया हुआ है। अब ये एक्सक्लूसिवली फोकस करेगा अडेप्टेशन मेजर्स पर। ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये अडेप्टेशन पर ही फोकस करेगा मोस्टली। और साथ में एक और बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। और इस ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंडर में 2 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर IUCN में पूछा गया था, इसके अंडर में एक इनिशिएटिव चलता है, उसके बारे में पूछा गया था कि किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसका आंसर IUCN था। इसी तरीके से यहां भी पूछा जा सकता है, यूएनएफसीसी के फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंडर में ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड है, और उसके अंडर में 2 स्पेशल इनिशिएटिव चलते हैं, दैट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड। अडेप्टेशन फंड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2001। ठीक है, छोड़िए, काम नहीं पूछा जाएगा दोबारा। लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड ये ज्यादा जरूरी है, इट सर्व्ड एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म सिंस कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन 1994। It is a private equity fund focused on seeking long-term financial returns by investment in clean energy under climate change। ठीक है, यहाँ पर वो रिटर्न पे सिर्फ एक तरीका का प्राइवेट इक्विटी फंड है जहां से आपको पैसा मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, बट ऑब्वियसली रिटर्न भी जनरेट करके देना होता है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द गाइडेंस टू दीज 2 फंड्स, ऊपर जो ग्रीन एंड दिस ग्लोबल वन,
इनके अलावा भी दो स्पेशल फंड बनाए गए और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड अनदर वन इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एंड बोथ फंड्स आर मैनेज्ड बाय जीईएफ। ओके हाँ, उसके बाद पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है 2015 में। पार्टीज एग्रीड दैट ऑपरेटिंग एंटिटीज ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ ऑल दीज जितने भी ऊपर इनिशिएटिव चल रहे थे इट विल सर्व द पेरिस एग्रीमेंट एज वेल। ओके ये सब इसकी टाइमलाइन है, अगेन अब नहीं पूछी आएंगी। पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले 1972 में, उसके बाद ब्रंटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी 1983 में। इस सब के बाद वर्ल्ड ने सोचा कि सीरियस होने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज में और अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ओके फिर इसके बारे में बार बार इसके अपडेट के लिए लोग करते रहते थे, रियो +5 5 साल बाद, रियो +10 10 साल बाद और रियो +20 दैट इज 2012 में हुआ था ये। यहाँ से तीन चीजों पे मेजर फोकस किया गया था, एक क्लाइमेट चेंज पे, उसी के लिए यूएनएफसीसी बनाया गया, देन बायोडाइवर्सिटी पे, उसके लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड डेजर्टिफिकेशन के लिए तीसरा। ठीक है, तो ये तीनों बनाए गए और तीनों लीगली बाइंडिंग थे। उसके बाद यूएनएफसीसी में कॉप मीटिंग सबसे ज्यादा होती है, जहां पे कॉप 3 जब हुई थी 97 में तो क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था। इसके बाद से कॉप 13 में रेड दैट इज डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए बनाया गया, फिर कॉप 14 में इसको रेड प्लस कर दिया गया और उसके बाद फाइनली कॉप 21 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ और हम सबकी आत्मा को शांति मिली। ओके तो ये इतनी लंबी जर्नी रही है इन सब चीजों की। चलिए सो यहाँ पे बात हो गई हमारी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड उसके अलावा जो भी चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसको और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाया जा सकता, बट द थिंग इज गाइस कि काफी सारी चीजें हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। ओके और आप प्रीलिम्स के लिए ये सब चीजें पढ़ रहे हो तो उतना अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बनाने के लिए तो लोग बुकलेट बना बना के देते हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, बट मोस्टली आप फोकस कीजिएगा कि जो भी चीज कहीं ना कहीं न्यूज में आई होगी उसी के रिस्पेक्ट में यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके तो ऐसा नहीं है कि हम ये पूरा रियो समिट वहां से आज तक नहीं पढ़ सकते थे, वो सिर्फ हमने टाइमलाइन समझ ली एंड अल्टीमेटली आपका टॉपिक यही रहेगा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो कि रेटिफाई हुआ है इसलिए न्यूज में आया था। ओके थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, कंट्रीज प्लेज टू रेज $12 बिलियन टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ फ्रॉम पॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं आपको जो न्यूज है वो भी पढ़ाऊंगा, साथ में कोरल्स के बारे में हम जितनी भी डिटेल्स है वो भी जान लेंगे, तो हमारा स्टैटिक कम करंट लिंकेज होकर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक अब फर्स्ट थिंग इज कि लॉन्च किसने किया है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव हैज लॉन्च्ड कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस। ओके तो यहाँ पे एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इक्री ने लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद जीएफसीआर एंड एचएलसीसी। गोल क्या है, टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ एटलीस्ट 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ। अब यहाँ पे हम डीप वाटर कोरल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डीप वाटर भी मिलती हैं, हमारा यहाँ पे फोकस है शैलो वाटर। अगर इसी वर्ड को चेंज करके डीप वाटर कर दिया जाएगा तो क्या करोगे, फिर स्टेटमेंट वहां आपसे गलती कराएगा एग्जाम में। With an investment of at least $12 billion to support the resilience of more than half a billion people globally by 2030। इक्री के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। सो इट इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका गोल है टू प्रिजर्व द कोरल रीफ्स एंड रिलेटेड इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। फाउंड किया गया था 1994 में बाय 8 कंट्रीज। इनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है कि कौन सी 8 कंट्रीज थी क्योंकि उसमें इंडिया नहीं है एटलीस्ट, बाकी तो कभी इक्री पे क्वेश्चन आए तो इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में तो नहीं था एटलीस्ट। अनाउंस कब किया गया था इक्री को, इट वाज अनाउंस्ड एट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1994। ठीक है, रियो समिट से सीबीडी निकला और सीबीडी के अंडर में ही 1994 में इक्री निकला, राइट, दैट इज इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। देन मेंबर कंट्रीज, यहाँ पे 45 कंट्रीज मेंबर हैं जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है इसका। अब यहाँ पे इसका कोई अलग से सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये सेक्रेटेरिएट टर्न बाय टर्न कंट्रीज वॉलंटरी बेसिस पे खुद ही होस्ट करती है जिसको करना होता है। दिस इनिशिएटिव इज एन इनफॉर्मल ग्रुप whose decisions are not binding on the member but its actions have pivotal in continuing to highlight globally the importance of coral reefs and related ecosystem to environment sustainability या फिर फूड सिक्योरिटी या फिर सोशल एंड कल्चरल वेलबींग। ओके सो रिमेंबर टू थिंग्स दैट इट इज an informal group,
इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, इसका कोई अपना सेक्रेटेरिएट नहीं है। 45 कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है जिसमें से इंडिया भी एक कंट्री है, बट फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं था और ये फाउंड किया गया 1994 में अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए कोरल रीफ्स की बात कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे ही समझिए कि यहाँ पर देखिए, ये जो पॉलिप्स होते हैं इनके अंडर ये जो जूज़ैंथले एल्गी होता है, ठीक है, दिस एल्गी जूज़ैंथले लिव्स इन कोरल टिश्यूज प्रोवाइडिंग प्राइमरी फूड एंड कलर। एल्गी जूज़ैंथले लिव्स इन कोरल टिश्यूज प्रोवाइडिंग प्राइमरी फूड एंड कलर। तो एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं दोनों, ठीक। ये इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और रिटर्न में वो उसको फूड एंड एनर्जी सोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। अब होता क्या है, जब यहाँ पर किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ता है, सेडिमेंटेशन या किसी भी वजह से, तो ये जो पॉलिप्स होते हैं, ठीक, अब इस पॉलिप्स को समझिए आप पति की तरह, ठीक है, एल्गी को समझिए एलर्जी यानी कि वाइफ की तरह। अब अगर पॉलिप्स को ये लगता है कि यार तुम बस यहाँ रहते हो, करते तो कुछ हो नहीं, काम क्या करते हो, तो आप एल्गी को निकाल के देख लो, वाइट पड़ जाओगे, ना फूड मिलेगा ना न्यूट्रिशन मिलेगा। वही हाल यहाँ पर होते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है, ये देखिए डॉट डॉट ग्रीन ग्रीन डॉट जो बने, जब भी स्ट्रेस आता है ये इनको निकाल के बाहर फेंक देता है, और जब इसको निकाल के बाहर फेंक दिया आपने, आपने वाइफ को शेल्टर देने से मना कर दिया, तो आपको ना फूड मिला ना न्यूट्रिशन मिला और आप क्या पड़ गए, एकदम वाइट। ओके, एग्जैक्टली वैसी कहानी होती है यहाँ पर। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जहां पर एक के बिना दूसरा भी सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये स्ट्रेस इन पे जो पड़ता है, आउटसाइड स्ट्रेस, ये दो वजह से होता है मोस्टली। या तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया या फिर यहाँ पर ओशन में पॉल्यूशन ज्यादा होने लगा है। इसलिए हम लोग बात करते हैं जब कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका स्ट्रेस इन पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक हद से ज्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नाउ जैसे ही इन्होंने अपनी एलर्जी यानी वाइफ को निकाला, सो विदाउट एल्गी कोरल टर्न्स वाइट एंड लूजेस द मेन सोर्स ऑफ फूड, फिर खाना मिलना बंद। ओके, और ये जो है ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, ये वर्ल्ड ओवर फेमस है, हालांकि इसमें इसकी हालत ज्यादा खराब है, ठीक है, ये अपना काफी सारा कोरल लूज कर चुका है। अब इसी कोरल के रिस्पेक्ट में कुछ और बातें भी देख लीजिए। एक होती हैं हार्ड कोरल्स। Hard corals, they extract the calcium carbonate from the sea water to build hard white coral exoskeletons। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये स्केलेटन्स बन रहा है, ठीक है, ये अगर हार्ड बन रहा है यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हार्ड टाइप के पूरा कोरल्स को डेवलप कर रहे हैं। Soft corals, they attach themselves to the hard skeletons and older skeletons built by their ancestor। उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट कोरल्स। इसके अलावा बेस ऑफ द कोरल इज अटैच टू ए रॉक और सम अदर स्टडी सरफेस, यानी कि एक बात है कि आपकी ये कोरल ऐसे वाटर में फ्री फ्लोट नहीं कर सकते, इन्हें कोई ना कोई सरफेस चाहिए जिस पर ये अटैच कर सकें खुद, तो ठीक है, चाहे वो रॉक हो सकता है या कोई और सरफेस हो सकता है। उसी लिए अभी मैं आगे आपको जो बताऊंगा कि इंसान ने बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप की, जो आपसे पूछी भी गई एग्जाम में, उसमें वो लोग यही कर रहे हैं कि आयरन रॉड्स वगैरह लगा रहे हैं, फिर उसमें हल्का सा करंट देते हैं ताकि वो एक सरफेस की तरह एक्ट करे और यहाँ पे कोरल्स ग्रो होना शुरू हो जाए। ये जो टॉप एंड देख रहे हैं आप माउथ पे, ये टेंटिकल्स कहते हैं इनको, एंड नेमेटोसिस्ट, दे आर स्टिंगिंग स्ट्रक्चर दैट पैरालाइज द प्रे। अब ये अगर इन पे कोई प्रे आता है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नेमेटोसिस्ट, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, दिस एरिया, ये अगर कोई प्रे आता है उसको पैरालाइज कर लेते हैं, और इसीलिए ये जो नीचे देख रहे हैं अब ये है जूज़ैंथेलाई, इसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, हार्ड कोरल पॉलिप्स, सॉफ्ट कोरल पॉलिप्स, इनके आइडियल कंडीशंस याद रख लीजिए। पहले इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते थे बट कुछ साल से यूपीएससी ने पूछे नहीं है, बट पूछ भी सकता है। फर्स्ट इज आइडियल कंडीशन में क्लाइमेटिक कंडीशंस स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ओके, टेम्परेचर हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज कोरल्स थ्राइव इन ट्रॉपिकल वाटर्स एंड टेम्परेचर इस वाटर का होना चाहिए अराउंड 20 डिग्री। ओके, और जो डायरनल रेंज है और एनुअल टेम्परेचर रेंज है दोनों ही काफी नैरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडियों में पानी का टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, देन समर्स आए तो बहुत ऊपर चला गया। देन इन्हें सनलाइट की भी जरूरत होती है, तभी जाकर वो अपना फूड बना पाएंगे। तो वाटर भी जो है वो शैलो होना चाहिए ताकि एक गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट उन तक पहुंच सके, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। सो इनकी जो आइडल डेप्थ होती है कोरल्स की, वो होती है 45 मीटर टू 55 मीटर बिलो सी सरफेस, ओके, जहां पर इनको अबंडेंट सनलाइट मिलती है। सो दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड इज, जब मैं कह रहा हूं कि सेडिमेंट्स ज्यादा आ जाते हैं अगर ओशन में, ठीक है, अब आजकल क्या हो रहा है कि
हर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है टॉप लेवल पर, उत्तराखंड, हिमाचल, इनमें हम लोग काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर कभी रिवर में सब कुछ गिर जाता है, जैसे फ्लड आते हैं, कुछ आता है, या रिवर वाटर बढ़ जाता है, और फिर वो सारी बिल्डिंग मटेरियल उसमें गिरा, वो सेडिमेंट बन के कहाँ जाएगा अल्टीमेटली, हमारे बे ऑफ बंगाल में। और फिर वहां जाकर किसको हार्म करेगा, जो कोरल्स होंगे, क्योंकि हद से ज्यादा सेडिमेंट्स रिवर्स लेके आ रही हैं। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे हायर स्टेट्स हैं, उत्तराखंड एंड हिमाचल जैसे, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना चाहिए, सिर्फ वहीं के लोगों के लिए नहीं। अल्टीमेटली जब बे ऑफ बंगाल में रिवर जा रही है, तब वो इतना ज्यादा सेडिमेंट लोड लेके जाएगी कि वहां के कोरल्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्हें जरूरत होती है क्लियर सॉल्ट वाटर की। द क्लियर सॉल्ट वाटर इज सुटेबल फॉर कोरल ग्रोथ, वाइल बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज हाईली सलाइन वाटर दे आर बोथ हार्मफुल। और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्लोबल के, तो ओशन वाटर का जो इवेपोरेशन है वो भी ज्यादा होता जा रहा है। अब ये कॉमन सेंस से बता सकता है कि अगर किसी ओशन वाटर में से इवेपोरेशन ज्यादा होने लगेगा, तो नीचे वो क्या छोड़ जाएगा अपने पीछे, सॉल्ट। ठीक है, तो आपकी जो ओशंस हैं वो और ज्यादा सॉल्टी होते जाएंगे और कोरल्स अल्टीमेटली हार्म होती जाएंगी। Abundant plankton. Adequate supply of oxygen and microscopic marine food called plankton is essential for their growth. As plankton is more abundant on the seaward side, corals grow rapidly on the seaward side. और पता है ये आपने देखा होगा कि जब आपने जियोग्राफी में पढ़ी होंगी ओशनिक वेव्स, तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमेशा कोल्ड वेव्स ही गुजर रही है। ठीक है, कोल्ड करंट, और कोल्ड करंट वेस्टर्न एरियाज, वेस्ट कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न में फ्लो होने से ही आपको किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में कोरल्स का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वो होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड करंट। इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, कहाँ मिलती है हमें, ईस्टर्न साइड पे, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, किसी भी कॉन्टिनेंट को उठा के देख लीजिए, वेस्टर्न कोस्ट पे इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वहां पर कोल्ड करंट फ्लो कर रही होती है। Next is little and no pollution. Corals are highly fragile and are vulnerable to climate change and pollution, and even a minute increase in marine pollution can be catastrophic. इसके अलावा ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी काफी तरह की रीफ्स होती हैं, कोरल रीफ्स, जैसे फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स। इसमें होता क्या है कि जैसे आपका आइलैंड है, तो उसके पहले साइड बाय साइड ये ग्रो होना शुरू होती है, सी लेवल राइज होता रहता है थ्रू मैनी मैनी ईयर्स, और उसी तरीके से फिर यहाँ पर ये कोरल्स बढ़ती रहती हैं। लेकिन जब यहाँ से इनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो बीच का जो पानी था वो वर्क करने लगता है एज अ लकून, और फिर जब ये आपका जो माउंटेन है, कॉन्टिनेंट है, ये और ज्यादा सबमर्ज होने लगता है, सी लेवल राइज होने लगता है, तो अल्टीमेटली ये कॉन्टिनेंट तो पूरा चला गया अंदर, लेकिन ये पूरे जो कोरल्स डेवलप होना शुरू हुए थे, ये ऊपर तक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और बीच में बन जाता है आपका वाटर का पूरा एरिया, दैट इज कॉल्ड एज लगून। और ये जो कॉर्नर कॉर्नर पे रीफ्स बनती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एटॉल्स। तो आज हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, स्पेशल लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कुछ कुछ आइलैंड्स हैं, ये सब कोरल्स इन ओरिजिन है। पहले रहे होंगे कभी ये एक टापू टाइप, उसके बाद कोरल्स ग्रो होना शुरू हुई, सी लेवल बढ़ता चला गया, बीच में पानी आ गया। ठीक है, और ये और ज्यादा सबमर्ज होती चली गई, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इतना सारा, ये पूरा कोरल से बना हुआ है। राइट, और ये जब सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में लैंड एरिया सॉरी कोरल्स बचते हैं और पूरा का पूरा बीच का एरिया सबमर्ज हो जाता है और पानी आ जाता है, तब उसको कहते हैं हम एटॉल्स। इंडिया की अगर बात करें हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड से मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में, यहाँ पे हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, और उसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ में। अब यहाँ पर हमें एक और न्यूज आर्टिकल था विच इज दैट द लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ फाउंड इन अटलांटिक ऑफ यूएस कोस्ट। ठीक है, तो अब डीप सी कोरल्स की बात कर लेते हैं और दोनों में थोड़ा सा फर्क भी जान लेते हैं। एक है हमारी शैलो एंड ट्रॉपिकल वाटर कोरल रीफ, और दूसरी है डीप वाटर कोरल रीफ्स। शैलो के बारे में हमने जान लिया कि इनको सनलाइट की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, बट दीज डीप वाटर डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। ये जो शैलो वाटर है, ऑब्वियसली दे आर मोर एक्सेसिबल, और ये इनके बारे में काफी जानते हैं साइंटिस्ट, बट द डीप वाटर की जब बात आती है तो दे आर very less known by the scientific community, as only 75% of world's ocean floor has been mapped in high resolution. इसके अलावा जो हमारी ट्रॉपिकल हैं, दे कवर लेस एरिया ऑफ ओशन फ्लोर, वाइल जो डीप ओशन है, डीप ओशन कोरल्स, दे कवर मोर एरियाज ऑफ द ओशन फ्लोर. They provide habitat to various sponge, crabs and sea stars, while deep sea coral provides habitat for shark, swordfish and sea stars. तो यहाँ कोरल्स के बारे में करंट से लेके स्टैटिक तक जितनी चीजें थी, हमने ये सारी चीजें जान ली। ओके, इसके अलावा एक टॉपिक और है, ब्लैक कोरल्स। ये 2 साल पहले न्यूज में था इन 2020, इसके बारे में जान लेते हैं।
इन्हें हम लोग एंटीपैथेरियंस भी कहते हैं एंड दीज आर कॉलोनियल एनिमल्स विच आर रिलेटेड टू सी एनिमोन्स और स्टोनी कोरल्स भी कहा जाता है इनको। इनको नाम दिया गया है क्योंकि इनका कलर ही ब्लैक होता है। आप मैप में देख सकते हैं, मैंने इमेज लगाई होगी, या दिस वंस। ओके, इन्हें हम ब्लैक कोरल्स कहते हैं। 2022 के न्यूज आर्टिकल में था ये। More than 150 species of black corals have been described and at least 14 species of black corals are currently known from Hawaii. Distribution, so they are found in all oceans but are most common in deep water habitats of tropical and subtropical areas. And most important thing is that these black corals are carnivores. Okay, so ये points याद रखना जरूरी हो जाता है एग्जाम के लिए। Black corals are found growing both in shallow water as well as down the depth over 26,000 feet and they can live for about 4,000 years. नाउ स्टेटमेंट देखिए इसी तरीके से छेड़छाड़ करके यूपीएससी बनाता है न्यूज आर्टिकल से कि दे आर फाउंड ओनली इन डीप वाटर्स। देखिए शैलो वाटर में नहीं मिलता बट दोनों जगह मिलेगा। ओके, और इनकी लाइफ स्पैन देख लीजिए 4,000 ईयर्स तक होती है। ये एक फिल्टर फीडर की तरह काम करते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया था जो फिल्टर फीडर्स पर ही पूछा गया था। Black corals are filter feeders and they eat tiny zooplankton that are abundant in deep water, while colorful shallow water corals rely on the sun and photosynthesis for energy. Now this was the question जो लेटेस्ट आपसे पूछा गया था और ये न्यूज़पेपर में भी आया था। यहाँ पर आप ये जो मटेरियल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कोरल्स को डैमेज ना कर दें फिश या शार्क्स, तो इस तरह की ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए एक तरह का प्रिजन टाइप की चीज बना दी जाएगी ताकि कोरल को वो प्रोटेक्ट कर सके। दिस वर अगेन टेकन फ्रॉम द हिंदू। कोरल फोर्ट कह रहे हैं इसको, ए बायोडिग्रेडेबल केज। दिस केज comprises of limestone disc encircled by 8 vertical drinking straws made from biodegradable material called as polyhydroxyalkanoate. ये एक बायोपॉलीमर होता है विच इज ड्राइव फ्रॉम कैनोला ऑयल। तो ऐसा नहीं है कि इसको कल को जाके फिर रिमूव करना पड़ेगा जब कोरल कर देंगे, नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। इसी को हमने कोरल फोर्ट का नाम दिया है। These straws, initially designed from boba drinks, they provide adequate protection for the corals before harmlessly dissolving in the ocean. The coral fort, designed to dissolve over time, eliminates the need for maintenance or removal. कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, कोई रिमूवल नहीं करना है। सिग्निफिकेंस क्या होंगे? इट विल हेल्प रिड्यूसिंग द लेबर इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग कोरल। अभी हम लोग जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी वगैरह से बनाते हैं उसमें काफी मेंटेन करना पड़ता है उसको, ठीक है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इट नॉट ओनली एनहांसेस द सर्वाइवल of transplanted corals but also streamlined restoration efforts crucial for preserving ocean biodiversity and coastal resilience. दिस वॉज द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में। बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्यों यूज में था? तो ये था विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल ट्रोव्स। ठीक है, कुछ आयरन रॉड्स तरह के लगाए जाएंगे, उसमें हल्का सा करंट पास ऑन किया जाएगा जो अट्रैक्ट करेगा इन कोरल्स वगैरह को यहाँ पे ग्रो होने के लिए, यानी कि बेस प्रोवाइड कर दिया है हमने सिर्फ। Okay, most of the world's coral reefs are found in tropical waters. Yes, that's absolutely right. And more than 1/3 of world's coral reefs are located in territories of Australia, Indonesia, and Philippines. That is also right. And coral reefs host far more numbers of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. ये आपके स्टैटिक में दिया हुआ होता है कि रेन फॉरेस्ट में जितने एनिमल फाइला को होस्ट किया जाता है उससे ज्यादा कोरल्स करती हैं, इसलिए इनका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है। बट बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 2018। उस टाइम पे पता है बुक में से आ जाती थी चीजें, स्टैंडर्ड बुक्स टाइम हेल्पफुल होती थी, बट पिछले कुछ साल से यूपीएससी ने जो दिखाया है वो पूरी तरीके से रिलाई कर रहा है आपकी करंट अफेयर्स पे। ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ये 2014 का क्वेश्चन था। अंडमान निकोबार में मिलती है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी, गल्फ ऑफ मन्नार में, सुंदरबन में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जियोलॉजिस्ट अनअर्थ कोरल रीफ फॉसिल्स इन लद्दाख हिमालयस। अब लद्दाख हिमालयस में कोरल रीफ के फॉसिल्स मिलना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कभी ना कभी ये जो आज हिमालय वाला एरिया है ये अंडर द ओशन रहा होगा। अब लक्ष्मी आपने अपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा टेथी सी एंड ऑल दोस थिंग्स, कि हिमालयस ओशन से ही इमर्ज हुए हैं, और ये न्यूज था फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। कोरल रीफ्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल एंड शैलो वाटर, जो कि अभी तक हमने ऊपर के डिस्कशन में देखा। दे आर द लास्ट थिंग दैट वन कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड इन हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख विच इज नोन फॉर इट्स रग्ड माउंटेन एंड हाई एल्टीट्यूड टेरेन। ठीक है, बट यहाँ पर फॉसिल्स मिले हैं हमें। द डिस्कवरी ऑफ कोरल रीफ फॉसिल्स इन बुटसी एरिया ऑफ लद्दाख प्रोविंस provides information of the region's ancient underwater world and biodiversity। यानी प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट बिल्कुल सच है।
कभी हमारा इंडियन प्लेट टकराई होगी यूरेशियन प्लेट से, बीच में एक सी क्रिएट हुआ होगा, फिर जब और क्लोज आई दोनों प्लेट सबमर्जेंस शुरू हुआ तो हिमालयास का राइज शुरू हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हिमालयास में कोरल रीफ्स के एविडेंस मिलना बताता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बिल्कुल सच है। ओके, ये इस तरह के पॉइंट्स हैं यार जो अगर आप अपने आंसर्स में कोट करते हो ना तो ये दिखाता है कि आपकी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। It suggests that Ladakh may have been home to vibrant marine life, coral reefs and beaches in the past. ठीक है, कोरल्स के बारे में हमने ऑलरेडी सारी बातें कर ली हैं। टाइप ऑफ कोरल्स भी हमने देख ली है, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोरल्स का टॉपिक था वो खत्म होता है। ओके, तो अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अब चलते चलते फाइनली लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल कर लेते हैं, दैट इज इकोसाइड। ये भी डाउन टू अर्थ का ही आर्टिकल था। इकोसाइड इज लाइक, आप क्या समझ में आता है? ठीक है, साइट मतलब तो आप जानते हो, टू किल वन सेल्फ, एंड इको मतलब कहीं ना कहीं आपके इकोलॉजी की बात हो रही है। यानी कि अगर आप ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जो आपकी इकोलॉजी को डैमेज कर रहा है, उसे किल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसाइड। न्यूज में इसलिए आया बिकॉज मैक्सिको इज कंसिडरिंग पासिंग ए लॉ टू मेक इकोसाइड ए क्राइम। इसका मतलब होता है ग्रीक में टू किलिंग वंस होम या फिर किलिंग वंस ओन एनवायरमेंट। सच किलिंग कुड इंक्लूड प्रोजेक्ट्स लाइक पोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी पोर्ट बनाया गया तमिलनाडु में, उसको लेकर भी यही कंट्रोवर्सी हुई थी। दैट डिस्ट्रॉय द फ्रेजाइल मैराइन लाइफ एंड लोकल लाइवलीहुड। डिफॉरेस्टेशन भी इकोसाइड कहला सकता है। इलीगल सैंड माइनिंग, पॉल्यूटिंग रिवर्स विद अनट्रीटेड सीवेज। अब अगर लास्ट ईयर 24 के लाइंस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाए इसमें, तो आपको पूछा जा सकता है चारों पॉइंट देकर कि इनमें से कौन सा कहलाएगा इकोसाइड, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जांपल ऑफ इकोसाइड। ठीक है, लास्ट ईयर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया हमें। लीगल डेफिनेशन तो नहीं है कोई भी, ओके, देयर इज नो एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन। लेकिन अगर डिफाइन करने की कोशिश करी भी, जो कि एक फाउंडेशन ने किया है, तो इकोसाइड इज द अनलॉफुल और wanton acts committed with knowledge। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज था पूरा, दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल लाइक्लीहुड ऑफ सीवियर एंड ईदर वाइड स्प्रेड और लॉन्ग टर्म डैमेज टू एनवायरमेंट बीइंग कॉज्ड बाय दोज एक्ट्स। कॉमनली साइटेड एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो डिफॉरेस्टेशन, जब वियतनाम वॉर के टाइम इन लोगों ने किया था। ठीक है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट ड्यूरिंग रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, या डिफॉरेस्टेशन इन इंडोनेशिया फॉर पाम ऑयल कल्टिवेशन, या फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं आजकल क्योंकि उन्हें ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, या ऑयल पोल्यूशन इन नाइजर डेल्टा या चेरनोबिल डिजास्टर। ये सब चीजें इकोसाइड के एग्जाम्पल में ही आएंगी। ये टर्म दिया गया था बाय ओलोफ पाल्मे वे बैक इन 1972। क्या इकोसाइड को इंटरनेशनल लॉस के अंडर में कवर किया गया है? तो देखिए, रोम स्टैच्यू की जब हम बात करते हैं तो रोम स्टैच्यू जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो डील करता है सिर्फ 4 तरह के एट्रोसाइड से, विच आर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो अब आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन से इशू में क्वालिफाई कर सकता है इकोसाइड? जेनोसाइड में नहीं कर सकता, वॉर क्राइम में नहीं कर सकता, क्राइम ऑफ एग्रेशन में नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में हम इकोसाइड को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? The provision on war crime is the only statute that can hold a perpetrator responsible for environmental damage, and क्या इसको क्रिमिनलाइज किया जा सकता है? So over a third of earth animal and plant species could be extinct by 2050। ठीक है, ये रिपोर्ट हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। हीट वेव की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, रेनफॉल स्कीम चेंज हो रही है, तो उस वजह से कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑफ द अमेजोन, डीप सी ट्रॉलिंग जो इंडियन फिशरमैन करते रहते हैं श्रीलंकन वाटर्स में, इवन द कैटास्ट्रोफिक 1984 गैस डिजास्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड विद इकोसाइड लॉज इन प्लेस। यानी कि आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहे हो, इट शुड नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। करंट स्टेटस क्या है? So current status is that ecocide is a crime in 11 countries with 27 other nations mulling laws around criminalizing environmental damage that is willfully caused and harms humans, animals and plant species। Okay, so अगर स्टेटमेंट इस तरह का आता है एग्जाम में कि अभी तक इकोसाइड को कहीं भी क्राइम नहीं माना गया, तो ऐसा नहीं है। 19 कंट्रीज में इकोसाइड इज ए क्राइम। Okay, and even European Parliament also voted unanimously this year to enshrine ecocide as a law। इंडिया का स्टैंड क्या है इस पर? कुछ इंडियन जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की हम देखें, जैसे कि कहा गया था कि जो गंगा और यमुना है, ओके, दे आर ए लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब उनके बिहाफ में आप पे भी केस हो सकता है, जैसे आपकी इंडस्ट्री को पॉल्यूट कर रही है, या आप भी उन पर केस कर सकते हो।
सो दे आर लीगल एंटिटी। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की है। सम इंडियन जजमेंट्स हैव यूज्ड द टर्म इकोसाइड इन पासिंग बट द कंसेप्ट हैजंट फुली मटेरियलाइज्ड इनटू ए लॉ। तो यहाँ पर दो तीन केस हैं ऐसे, आप इसको सेल्फ रीड कर लीजिएगा। टीएन गोदावरम तो मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में डिस्कस किया भी है, डिफॉरेस्टेशन को लेकर था। ओके, सो फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे इन आर लेक्चर 2। ओके, सो दिस वाज जस्ट लेक्चर 1। अब इसके बाद जो लेक्चर 2 आएगा आपका, वो आएगा स्पीशीज पर। स्पीशीज पर इसलिए क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं पिछले 5 साल में, उसमें मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस, अगर 12 क्वेश्चन आए तो मोर देन 7 क्वेश्चंस, कहीं पे 16 क्वेश्चन आए तो अराउंड 8 क्वेश्चंस ये अकेले स्पीशीज पार्ट से आए हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला जो सेशन करेंगे वो स्पीशीज पर होगा, दिस वन एंड द नेक्स्ट अपकमिंग वन स्पीशीज पे। ये दो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे ताकि आप क्वालिटी देख सकें, आप सेटिस्फाई हो सकें कि इफ दिस इज अ प्रॉपर अप्रोच। एंड द थिंग इज कि इंपॉर्टेंट ये है कि हम ऐसा, अब कोचिंग वाले अगर भर भर के मटेरियल दे दें और उसमें से आ भी जाए, बट द थिंग इज कि आप कितना पढ़ सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो द गोल इज कि हम मिनिमम इनपुट में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, और उसमें यही कंसेप्ट काम आएगा हमारे कि जो जो जिस तरीके से अलग अलग सोर्सेज में आया है उसको, और उसके साथ उसके स्टैटिक बैकग्राउंड को हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोरल्स की बात कर ली पूरी। इकोसाइड वाज अ कंप्लीटली स्टैटिक टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर हमारा जो ग्रीन एनवायरनमेंट फंड था उसके उसके बारे में बात कर ली। ओके, और मीथेन एमिशन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुए हमने उनकी बातें कर ली। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। डू गिव अ लाइक अगर आपको पसंद आया हो। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।